हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 12 में। हाँ जी, लेक्चर नंबर 12। आई होप आपने पिछले 11 लेक्चर्स देख लिए हैं और उन पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या थ्योरी क्वेश्चन है आपने लगा लिए हैं, है ना। और आज ये देखो आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है। जी हाँ, आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज का हमारा गोल क्या है भाई? आज का हमारा गोल है, लास्ट क्लास में हमने नॉर्मेलिटी की थी, तो आज हम उस नॉर्मेलिटी को कंटिन्यू करके रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं वो जानेंगे। ठीक है, डाइल्यूशन इक्वेशन सोल्व करना आप सीख जाओगे, डाइल्यूशन का मतलब आप समझ जाओगे। एक लॉ है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जो आपको और ज़्यादा पावर देगा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे कि आप एक क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, और इसी के साथ हम आज चैप्टर को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो ये है आज का हमारा गोल। इतनी सारी चीज़ें आप आज सीख जाओगे इस चैप्टर के बारे में। और लास्ट में, ठीक है, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो कल या परसों, एक दो दिन का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। इस चैप्टर को रिवाइज करो, जितनी थ्योरी है कंप्लीट कर दो, क्वेश्चंस लगाओ, एनसीईआरटी लगाओ, सब कुछ जो डाउट है आपके पूछो। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, हो सकता है बोर्ड्स के लिए अलग हो। ठीक है, बोर्ड्स सर हमने तो बोर्ड्स देने ही नहीं, अरे मतलब जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे उनके लिए। ठीक है, जो आपके सीबीएसई के बेसिस पे होगी, जिसमें थ्योरी भी होगी, सब कुछ होगा, वो अलग होगी। और एक असाइनमेंट ऐसी होगी जो सिर्फ और सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए होगी। मतलब जेई वाले बच्चे, हाँ सर अलग है क्या? अलग पढ़ा रहे हो? पढ़ा तो मैं सेम ही रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ उतना कंटेंट देख रहे हैं जिससे उनकी एनसीईआरटी सॉल्व हो जाए, है ना। तो आपको पता है हमने जेई मेंस एडवांस तक के भी क्वेश्चन टच किए हैं, क्लियर है। तो वो असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ जेई के बच्चों के लिए होगी। ठीक है, और ये सब चीज़ें करने के लिए आपको कहाँ पे बने रहना है भाई? ट्रेंडिंग ट्यूटर पे बने रहना है। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, तो आपका फ़र्ज़ है कि इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके रखो और शेयर करके रखो। और ये दोनों बटन आपके लिए फ्री हैं। और आपको इन बटन को दबाने से क्या फ़ायदा होता है ना, मैं बताता हूँ। हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। किस चीज़ की मोटिवेशन? और आपको ये क्यों दबाने चाहिए, इसका कारण ये देखो भैया, पूरा का पूरा कोर्स आपको कंप्लीटली फ्री मिल रहा है क्लास 11 12 पीसीएम का, जो कि बोर्ड्स के पैटर्न में भी है, जेई मेन पे और एडवांस के क्वेश्चन भी हम करते हैं। देखो अभी आप क्लास 11th में हो, क्लास 11th में आपके नंबर ऑफ एडवांस के जो क्वेश्चन होंगे वो कम रहेंगे। ऐसा क्यों सर, हमारे साथ इतना धोखा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बेटा एडवांस के क्वेश्चन ना कोई एक टॉपिक से नहीं बनता है। एडवांस के क्वेश्चन में मल्टीपल टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं, और हो सकते हैं वो टॉपिक्स कुछ 11th के आपके ऐसे चैप्टर्स के हों जो आपने पढ़ा ही नहीं। अभी तो शुरुआत है, पहला चैप्टर ही खत्म हो रहा है आज तो, है ना। हो सकता है कि सेकंड थर्ड चैप्टर से मिला के आपसे क्वेश्चन पूछ लें एडवांस के, है ना। तो ऐसा रहता है जब आप 12th में चले जाओगे। और कुछ टॉपिक तो 12th के भी होते हैं, साफ साफ मैं बताऊं, एडवांस का क्वेश्चन में ऐसा होगा, कुछ टॉपिक 11th के होंगे, कुछ टॉपिक 12th के होंगे, दोनों को जोड़ के क्वेश्चन बना रखा है। अब अभी आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जो खाली सिंगल टॉपिक पे होंगे वो आपके क्वेश्चंस मैं आपको ज़रूर सोल्व कराऊंगा। इस लेक्चर में भी हमने किए हैं, इस चैप्टर में भी हमने दो तीन क्वेश्चन सोल्व किए हैं एडवांस के, जो आप कर सकते थे। ठीक है तो और भी बहुत सारे, लेकिन अभी वो आप कर नहीं पाओगे। और और क्या रीज़न है सर? सब्सक्राइब करें, क्यों करें? क्लास नोट्स आपको मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं, इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ रही। ठीक है, ज़ीरो फीस, ज़ीरो फीस। बिल्कुल सर, आगे जाके जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपकी ग्रोथ हो जाएगी, तो सर आप ये प्राइवेट तो नहीं कर दोगे वीडियोस, है ना, या मेंबर्स ओनली के लिए तो नहीं कर दोगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा का पूरा साल, इवन आप तो अभी 11th क्लास में हो, आपके साथ तो 12th भी चलनी है ना। 12th भी आपको पूरी की पूरी ही मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको, अच्छा, इन क्लास नोट्स और असाइनमेंट्स के लिए आपको कहाँ पे बने रहना है? टेलीग्राम चैनल पे। देखो क्लास नोट्स का आपको लिंक गिवन होता है, असाइनमेंट का कोई लिंक नहीं गिवन होगा। असाइनमेंट मैं डायरेक्टली अपलोड करूँगा चैनल पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, और उस असाइनमेंट में कोई आंसर की नहीं होगी वहाँ पे, मतलब आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। जो पीडीएफ मिलेगी उसमें कोई आंसर नहीं होंगे, है ना। आपको लाइक अ पेपर आपका सोल्व करना है, और उसके बाद मैं 2 3 दिन के बाद एक वीडियो सॉल्यूशन डाल दूंगा आपकी असाइनमेंट का। उस असाइनमेंट में हमने जितने क्वेश्चन किए हैं तो आप चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं। हाँ, अगर आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको एक और काम करना पड़ेगा
कि आपको अपने आप से ईमानदार रहना पड़ेगा। मेरे साथ तो रहना ही पड़ेगा, मेरे साथ मीन्स इस चैनल को तो आपको पकड़ के रखना ही है। साथ ही साथ ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को असाइनमेंट मिली, ये क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहा है ना, मैं गूगल पे चला जाता हूँ। वो काम नहीं करना। मुझे खुश करने के लिए आपको असाइनमेंट नहीं करनी है। ये असाइनमेंट का पर्पस है बेटा आपकी नॉलेज को एनहेंस करना। ठीक है, कोई बच्चा अगर ऐसा सोचता हो सर ने 20 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है सर मैं तो 19 करके लेके आया हूँ तो मैं खुश हो जाऊंगा। बेटा मैं जब खुश होऊंगा जब आपने अपने आप किए हों, किसी और चीज़ का आपने कोई सहारा नहीं लिया है, गूगल का कोई सहारा नहीं लिया, बुक का कोई सहारा नहीं लिया। और दूसरी बात ये असाइनमेंट्स आपने करनी कैसे हैं भैया, आज ही नहीं डालूंगा, चैप्टर आज खत्म है, आज नहीं डालूंगा, क्यों 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप ये चैप्टर पूरा रिवाइज करो। और जब आपकी असाइनमेंट आएगी, है ना, अगर आपका चैप्टर रिवाइज हो गया बहुत अच्छी बात है, आप असाइनमेंट ओपन करो, वन गो में सोल्व करो, टाइम निकाल के सोल्व करना। ठीक है, अगर 20 क्वेश्चन है तो आप 20 के 20 क्वेश्चन एक ही बार में लगाओगे। क्लियर है, 20 के 20 क्वेश्चन आपको एक बार में लगाने हैं। ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 10 क्वेश्चन बाद में करता हूँ, पार्क चला जाता हूँ, घूमने चला जाता हूँ, गेड़िया मार लेता हूँ, गेम खेल लेता हूँ बीच में, ऐसी कुछ चीज़ नहीं होगी। पेपर की तरह सोल्व कर रहे हैं, जितना भी टाइम लगे वन सिटिंग में आपको वो करना ही है। और उसके लिए आपको कोई हेल्प नहीं लेनी। आप एक फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, ये नहीं है नोट्स उठाए और आपने देख लिया फॉर्मूला क्या है, वो क्वेश्चन गलत मानना है, ताकि आपको एंड में आपका स्कोर पता चले कि कितने क्वेश्चन मैं ठीक कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं। असली रियल चेक आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, मेरे पास कोई ऐप नहीं है कि जहाँ पे मैं आपका रिकॉर्ड रख सकूँ। यूट्यूब है, हाँ यूट्यूब ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है भाई आपको पढ़ाने के लिए। आप भी फ्री पढ़ रहे हो, हम फ्री पढ़ा रहे हैं। हाँ, आपकी मदद से एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग यहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और आपके लिए और अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमारा टाइम ऑफलाइन में भी बहुत चला जाता है, तो यहाँ से आपके लिए बढ़िया बढ़िया लेक्चर आ रहे हैं, और उन लेक्चर्स के साथ और भी हमारे प्लान्स हैं कि आपको और ज़्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड करें, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सोल्व कराएं, है ना। तो धीरे धीरे वो सारे के सारे हम करेंगे, तो वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। आई होप ये इनफ है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इसको शेयर करने के लिए, है ना। ठीक है, तो भैया बने रहो और इन्जॉय करो जर्नी को। 2 साल की जर्नी है, बहुत खूबसूरत जाएगी अगर आप बने रहते हो हैं, और आपका लेवल देखना कितना आप होता है। चलो, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। सर ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या है? मीन्स आपने 2 सॉल्यूशन मिक्स किए और उससे एक, उन 2 सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करने से एक थर्ड सॉल्यूशन बन गया, उस सॉल्यूशन की क्या नॉर्मेलिटी होगी? ठीक है, तो देखो, मान लो एक सॉल्यूशन है मेरे पास, एक कंटेनर ये है, और एक कंटेनर ये है, इसमें भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। ठीक है, इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। ठीक है, इन दोनों को मिक्स आपने कर दिया तो इनके अंदर के सॉल्यूशन भी क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब ये जो सॉल्यूशन बना इसको हम बोल रहे हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? अगर ये सॉल्यूशन सेम है, ये सॉल्यूशन क्या है, इनका नेचर सेम है, ये सेम नेचर के हैं। सर कहने का मतलब क्या है नेचर का? मतलब अगर ये एसिड है तो ये भी एसिडिक सॉल्यूशन है, ये बेसिक है तो ये भी क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हमारे सॉल्यूशन को जिसको हम ऐड कर रहे हैं उनका नेचर सेम है, तो सिंपल सी बात हम क्या लगा सकते हैं। देखो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमें पता है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो यहाँ से निकाल ही लोगे। अगर इसकी वॉल्यूम V1 है, इसकी वॉल्यूम V2 है, तो इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी भैया, V1 प्लस V2, है ना। और नॉर्मेलिटी में आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, सिंपल लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें वॉल्यूम तो आपके पास आ गई V1 प्लस V2,
है ना। ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्या करें? देखो, अगर नेचर सेम है, जो हम पहला केस पढ़ रहे हैं, नेचर सेम, इफ नेचर इज सेम, इफ नेचर इज सेम, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गया आप उसको ऐड कर सकते हो। देन ऐड ग्राम इक्विवेलेंट्स, ऐड ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच सॉल्यूशन। हर एक सॉल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या कर दो बेटा? ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर है? मीन्स अगर इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स G1 थे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स G2 थे, तो यहाँ पे जो हमारे ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे वो क्या होंगे बेटा? G1 प्लस G2। दो सॉल्यूशन है, दो को ऐड कर रहे हो तो दो के, तीन को है, तीन सॉल्यूशन को आपने ऐड किया है तो तीन के कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भैया? चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, अगर हम दो सॉल्यूशन लें, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। जैसे दो सॉल्यूशन क्या लिए हमने? एक सॉल्यूशन ये जो है हमारे पास 500 ml 0.1 नॉर्मल HCl, और एक सॉल्यूशन हमने क्या लिया? 500 ml 0.2 मोलर HNO3, 0.2 मोलर HNO3। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, आपका एक सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन की आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो बढ़िया बात है, निकाल दो। सर नॉर्मेलिटी अभी आपने बोला कि नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम होते हैं। वेरी गुड सर, वॉल्यूम इसका V1 प्लस V2 आ जाएगा अगर हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन की बात करें, है ना। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की बात करें, अब वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, मीन्स 500 प्लस 500, तो 1000 हो गया। क्लियर है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सर ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालें? यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स तो दिए ही नहीं, आपने कहा था G1 प्लस G2 ऐड कर देना। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स तो हमें पता नहीं। अरे चपड़गंजू, पिछली क्लास में ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले लिखवाए हैं, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट, इसकी वॉल्यूम दी है, इसका नॉर्मेलिटी दी है, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, इसकी वॉल्यूम दी है, इसकी मोलैरिटी दी है, एम का मतलब क्या है? मोलर, मोलर मतलब मोलैरिटी दी है, तो इसके भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू NF, एन फैक्टर। अब ये दोनों के दोनों एसिड है ना, सेम नेचर है, दोनों ही क्या है? एसिड हैं, नेचर सेम है। अच्छा, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए एन फैक्टर लगेगा। एन फैक्टर इसका क्या होगा? एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी, जितने H प्लस आयन देगा कितने देगा? एक ही देगा, एक ही है। समझ आया? शांति शांति, है ना, थांबा आराम से। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl वाले सॉल्यूशन की वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो हम वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी को यूज़ करेंगे। अच्छा, ध्यान क्या रखना था? वॉल्यूम जो हमें यूज़ करनी थी वो लीटर में यूज़ करनी थी, इनटू नॉर्मेलिटी। इनटू नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम कितनी है? 500 ml में है, तो हमने लीटर में बना ली, और ये 0.1, तो ये क्या है? 0.5 इंटू 0.1 जब आप करोगे क्या आएगा बेटा? मतलब आप ऐसे कर लो, इसको 10 निकाल दो, तो 2 0 से 2 0 ये गई,
5 तो 0.05 के ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं 0.05। ऐसे ही आप ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके निकाल सकते हो HNO3 के। वॉल्यूम लीटर में इनटू उसकी मोलैरिटी दी हुई है तो हम मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। वॉल्यूम सेम है 500 अपॉन 1000। मोलैरिटी कितनी है 0.2 मोलर, ठीक है, मोलैरिटी कितनी है 0.2। HNO3 का NF क्या आएगा, इसका एन फैक्टर क्या होगा इसका 1। क्लियर। तो यहाँ से भी एक ज़ीरो हटा दो, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, एंड 0.1 0.1, अरे इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा तो 0.1 आ गया। तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे 0.05 प्लस 0.1 तो कितना हो गया ये 0.15, ठीक है 0.15। अब हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले में आप पुट करो नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स। सर आप इतना फॉर्मूला क्यों लिखे जा रहे हो, है ना, हमने तो कॉपी पे सोल्व भी कर लिया बेटा, मेरे को सबको सोल्व कराना है। और स्टार्टिंग में मैं आपको एक राय दूं, ठीक है, इसमें ना कितने फॉर्मूले हो गए हैं, पहला चैप्टर है, आगे जाके पता नहीं कितने फॉर्मूले होंगे। तो जो भी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो ना उसमें पूरा फॉर्मूला लिखने की आदत डालो, पूरा फॉर्मूला लिखने की आदत डालना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि लीटर की बात हो रही है, ऊपर भी भैया लीटर में निकाले हैं, 1000 मत पुट कर देना यहाँ पे। तो 0.15 नॉर्मल इस सॉल्यूशन की, ठीक है, जो नॉर्मेलिटी आएगी वो कितनी आएगी 0.15 नॉर्मल। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हर बार ऐसे ही करना है, हाँ हर बार ऐसे ही करना है। अच्छा इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, ये भी भैया एसिडिक ही होगा। क्यों भैया, एसिड में एसिड ऐड कर रहे हो तो एसिड ही मिलेगा, बेस थोड़ी मिल जाएगा। क्लियर है ना, तो बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम बार बार इतना लंबा सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन आपको दिए हों, N1V1 N2V2 N3V3 तो ऑन जितने भी सॉल्यूशन दिए हो, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डायरेक्ट। अरे सर ये कैसे आ गया, अरे भाई ये क्या लिखे हुए हैं, ये ग्राम इक्विवेलेंट ही तो है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ही होते हैं। सर पिछले क्वेश्चन में तो मोलैरिटी दी हुई थी, तो बेटा नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी इनटू एन एन फैक्टर लिखते हैं, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको सेम बेटा मोलैरिटी के लिए भी आ सकता है, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब सर मोलैरिटी में क्या आएगा, अरे भैया नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐड करते थे, मोलैरिटी में क्या कर दोगे, मोल्स ऐड कर दोगे, मोलैरिटी में क्या कर दोगे, मोल्स ऐड कर दोगे। तो M1V1 क्या बन गया, मोल्स फर्स्ट सॉल्यूशन के, M2V2 मोल्स बन गए सेकंड सॉल्यूशन के, M3V3 मोल्स बन गए थर्ड सॉल्यूशन के। जितने भी आपको दिए हों सबको ऐड कर देना, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, तो जितने भी सॉल्यूशन है वॉल्यूम दी होगी, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ से हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी भी ऐसे निकालते हैं और मोलैरिटी भी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, ये दो फॉर्मूले और बन जाते हैं डायरेक्ट। देखो मेथड से भी आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर मैं तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल भूल गया या फॉर्मूला भूल गया, न्यूमेरिकल नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है।
ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बेसिक्स पे चले जाना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बेटा, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी भूल जाते हो, अपने बेसिक्स को रिवाइज कर लो। दोबारा से कहाँ चले जाओ? बेसिक्स पे चले जाओ। ठीक है, क्लियर है? और एक और चीज़ मैं आपको बहुत सावधान कर देता हूँ, ठीक है? मैं आपको इस फॉर्मूले पे मैं ना थोड़ा सा कंडीशन डाल देता हूँ। क्या कंडीशन है बेटा? इस फॉर्मूले को आप जब भी यूज़ करोगे, जब जो भी नेचर है ना, या एसिड है या बेस है, सबका एन फैक्टर क्या हो? सेम हो। ठीक है, जितने भी सॉल्यूशन आप ऐड कर रहे हो, उनका एन फैक्टर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? बेटा, जो आपने मोल्स पढ़े थे, जो आपने ग्राम इक्विवेलेंट्स पढ़े हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ होती है। ठीक है, मान लो मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूँ घर के लिए। ठीक है, आपका एक होमवर्क क्वेश्चन लिखता हूँ। क्या है? फाइंड मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन obtained by mixing 750 ml of 0.5 molars HCl and 250 ml of 2 molar H2SO4। ठीक है, इसकी हमें मोलैरिटी निकालनी है। अब आप क्या करोगे? इसको एक तो डायरेक्ट निकाल के देखोगे, M1V1 प्लस M2V2, क्योंकि M1 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ आपको गिवन है, यहां से निकाल के देखोगे। और दूसरा मेथड क्या है? आप पहले इसकी नॉर्मेलिटी निकालो। ठीक है, पहले क्या करोगे? आप इसकी नॉर्मेलिटी निकालोगे। क्लियर? और फिर आप इसकी मोलैरिटी निकालोगे। ठीक है, फिर ये वाला ज़्यादा प्रेफर्ड है। आप देखोगे दोनों से रिजल्ट क्या आएगा? अलग अलग आएगा। दोनों से रिजल्ट क्या आएगा? अलग अलग आएगा। ट्राई करना, जिसको समझ आ जाता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं फिर मैं असाइनमेंट में भी डालूंगा और इसको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, और ज़्यादातर केसेस में आपको मिलेगा ये फॉर्मूला। सर फिर आपने लिखा ही क्यों? है ना, क्योंकि आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे वो आपको ऐसे कराते हैं सोल्व, वो कई बार आपको ऐसे सोल्व कराते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा। अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आप मोलैरिटी अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन की निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? नॉर्मेलिटी निकाल के उसको एन फैक्टर से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पे अलग से स्टार लगा दिया है। इसको भूल भी जाओ ना तो ज़्यादा बढ़िया है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसा मत करा करो भैया, ये करना ज़रूरी होता है। क्यों? ताकि आप कहीं पे स्कूल में पढ़ रहे हो, ये फॉर्मूला ना बहुत चलता है, बहुत चलता है। डाइल्यूशन इक्वेशन में आप चला सकते हो। यहाँ पे अगर अलग अलग सॉल्यूशन मिक्स किए जा रहे हैं तो आपको एन फैक्टर वाले तरीके से नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी निकालनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरा केस पढ़ लेते हैं। इसका दूसरा केस, अगर जो सॉल्यूशन आप मिक्स कर रहे हो बेटा उनका नेचर अलग अलग है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? नेचर क्या हो? सेम हो। नेचर क्या है? सेम। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर नेचर क्या है? अलग अलग है। मान लो एक आपने क्या लिया? एसिड। इस बार एक क्या है? एसिड है। और एक क्या है? बेस है। कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। यहाँ पे नेचर डिफरेंट हो गया।
अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन बनेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, ये क्या होगा है भाई? अब ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, ये कैसा होगा? देखो पीछे आपने एसिड एसिड वाला किया, तो एसिड एसिड में रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी क्या बनेगा? एसिडिक बनेगा। बेस बेस में बेसिक बनेगा, है ना? बेस बेस हुए तो क्या बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा। अब यहाँ पे एसिड बेस है तो ये कैसा बनेगा, है ना? डिपेंड करेगा सर। ये सॉल्यूशन बेटा आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो न्यूट्रल वाला तो कंडीशन मेरे को समझ आ रही है, एसिड प्लस बेस, है ना? एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्लास 10th की इक्वेशन न्यूट्रलाइजेशन, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो तब करते हैं बेटा जब अगर आपके एसिड और बेस, मान लो इसके ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट हैं 6 और इसके ग्राम इक्विवेलेंट हैं 4। एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? 6 हैं और इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? 4 है। मतलब एसिड ज़्यादा है। अब इसमें से 4, ये क्या है? 2 + 4, ऐसे लिख सकते हैं। ये 4, ये वाले 4 इस 4 को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको न्यूट्रलाइज कर दिए। अब इस सॉल्यूशन में है भाई, इस सॉल्यूशन में 2 ये ग्राम इक्विवेलेंट किसके बचे हुए हैं? एसिड के। तो ये सॉल्यूशन भी कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है? तो सिंपल सिंपल सी मुझे यहाँ पे एक बात समझ आ रही है कि जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे उसी नेचर का हमारा सॉल्यूशन बनेगा, है ना? दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम हुए तो सर, तो क्या करेंगे? तो भाई वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है? उसकी नॉर्मेलिटी नहीं निकाल पाओगे, जीरो आ जाएगी। क्लियर? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे ऐड मत कर देना, सिंपल टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए? 10 हो गए। भाई टोटल 10 नहीं होंगे क्योंकि इसमें नेचर डिफरेंट हो गया। एसिड वाले बेस वालों को खत्म भी तो करेंगे, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी तो करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाती है? नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन मोड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम, अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है सर, ये मोड क्यों लगाया? बेटा मोड इसलिए लगाया, ग्राम इक्विवेलेंट नेगेटिव में नहीं होते। ठीक है? मान लो बेस के ज़्यादा हुए, ये 4 - 6 वाला केस आ गया, आप -2 लेके चलोगे, नॉर्मेलिटी माइनस में आएगी क्या? नहीं, इसीलिए क्या लगाया? मोड लगाया। चाहे यहाँ पे अंदर नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, कुछ भी आए, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव ही रहेगा। कैसे सर? क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मिनट, एक एम्प्टी स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है? अब करो। मान लो एक सॉल्यूशन है हमारे पास 500 ml 0.1, हाँ 0.1 मोलर ले लेते हैं HCl। उसको आपने NaOH, ये भी 500 ml 0.01 मोलर NaOH, इन दोनों को मिक्स किया। ठीक है? इन दोनों को मिक्स किया और आप क्या निकालो? रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालो, या हम कहते हैं मोलैरिटी निकालो। एक स्टेप और आगे चले जाएंगे। तो पहले इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स सोल्व करते हैं। इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या आएंगे? 500 अपॉन 1000 लीटर में लेनी है, इंटू 0.1 मोलैरिटी है तो एन फैक्टर भी लेना पड़ेगा, 1 आ गया। इसके 500 अपॉन 1000 प्लस 0.01 इंटू 1 मोलैरिटी है, एन फैक्टर भी आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितने आए? 0.05।
यहाँ पे कितने आए? 0.005। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? अब आधे बच्चे तो यहीं पे गड़बड़ा जाएंगे, है ना। माइनस कैसे करना है? 0.005। टोटल वॉल्यूम 1000 लीटर, वॉल्यूम 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। यहाँ पे 1 लीटर कितना आएगा? ये 0.045 नॉर्मल। तो नॉर्मेलिटी पूछी होती तो हमारे पास यहीं पे खेल खत्म था। ठीक है, अब हमसे तो क्या पूछा हुआ है? मोलैरिटी पूछी हुई है। मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। मोलैरिटी कैसे निकालें? नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.045। सर एन फैक्टर किसका लेना है? भैया रिजल्टेंट सॉल्यूशन किसका है? क्या बताएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? अब आप बताओ। रिजल्टेंट सॉल्यूशन में मेरे 0.05 एसिड हैं, 0.05 0.05 और 0.005 बेस है ना। क्या चीज़ ज़्यादा दिख रही है? क्या चीज़ ज़्यादा दिख रही है? एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा दिख रहे हैं, तो मेरे को जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो भी कैसा होगा? एसिडिक होगा। एसिड उसमें पड़ा हुआ है तो उसमें एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, जो कितने हैं? 1। तो 0.045 इसकी क्या आ गई? मोलैरिटी भी सेम आ गई। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। तो आपको भी सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से करने हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, क्या कहता है? देखो, मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास 5 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, 5 मोलर HCl सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड HCl है। कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन बोल देते हैं, या यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है बेटा, जो जेई में आपको देखने को मिलता है, स्टोक सॉल्यूशन। ठीक है, इस वर्ड पे मैं क्लाउड बना रहा हूँ। स्टोक सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, इसकी मोलैरिटी 5 मोलर HCl, मतलब सोल्यूट क्या हो गया आपका? HCl हो गया सर। ठीक है, यहां तक ओके है सर। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो गई? 5 मोलर। अब इस सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, मान लेते हैं वॉल्यूम है V1। तो इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम हो गई V1। ठीक है, अब सर डाइल्यूशन का क्या मतलब है? डाइल्यूशन का, या आपने इसको थोड़ा सा रिलेट वहां से भी कर पा रहे होगे, आपने डाइल्यूट एसिड कंसंट्रेटेड एसिड पढ़ा है क्लास 10th में, है ना। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है? एसिड में सर आपने पानी मिला दिया। ये पानी में एसिड मिलाते हैं, एसिड में पानी मिलाते हैं, है ना। वो चीज़ आप देख लेना, समझदार हो तो सही काम करोगे। आपने उसमें पानी मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। जब हम डाइल्यूशन करते हैं, हमने क्या किया? डाइल्यूशन जब किया, डाइल्यूशन करने का मतलब हमने सोलवेंट ऐड किया है। डाइल्यूशन का मीन्स एडिशन ऑफ सोलवेंट, एडिशन ऑफ सोलवेंट, सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट ओनली भी लिख देते हैं। ठीक है, जब आप इसमें सोलवेंट ऐड करोगे, ठीक है, जब आप इसमें बेटा सोलवेंट ऐड करोगे
वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, सोलवेंट जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मैं एक चीज लिख सकता हूं कि मेरी कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स सोल्यूट के अपॉन वॉल्यूम। अब आपने वॉल्यूम बढ़ा दी, वॉल्यूम अगर बढ़ गई तो मेरी यहां से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, है ना, आपने डाइल्यूट कर दिया इसको, बाद में पहले इसकी कंसंट्रेशन 5 मोलर थी, तो बाद में क्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, या आपको बाद की मोलैरिटी दे देंगे, बाद की कंसंट्रेशन दे देंगे, भैया अभी ये 5 मोलर का सॉल्यूशन है, हमें इसको 2 मोलर का बनाना है, तो हमें इसमें कितना सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा ये बता दो। क्लियर है, समझ आई चीजें। तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, मुझे एक चीज समझ आई कि डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर मैं कहूं डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना, और या फिर मैं कहूं डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करना। कंसंट्रेशन डिक्रीज करना, इस पे ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, कहीं पे ये वर्ड लिखा है ऑन डाइल्यूशन या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये वर्ड, इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ठीक है, मीनिंग क्या है, सेम है। बहुत बारीक बारीक सी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको समझ के रखनी पड़ेगी। अब सर निकालेंगे कैसे, हैं, मान लेते हैं हम M1 इनिशियल कंसंट्रेशन, V1 इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन कम होगी, मान लेते हैं M2 फाइनल कंसंट्रेशन, और V2 फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि आपने कुछ ऐड किया है तो वॉल्यूम चेंज हो रही है, फाइनल वॉल्यूम। अब सर निकालें कैसे, अगर आपसे पूछ लिया मोलैरिटी निकाल दो, है ना, तो यहां से इक्वेशन क्या आपको याद रखनी है, देखो जब आपने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन का मतलब हमने सॉल्वेंट ऐड किया है, क्या हमने सोल्यूट से छेड़छाड़ की है भाई। चलो बनाओ, दोबारा बना लेते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको ज़्यादा समझ आएगा। पहले वाली कंडीशन ये है और बाद वाली कंडीशन ये है। यहाँ पे एक्स मोलर सोल्यूट था, ठीक है, और यहाँ की कंसंट्रेशन वॉल्यूम क्या थी, V1 थी। अब यहाँ पे सोल्यूट आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, मैंने तो सर सोलवेंट ऐड किया है, सोल्यूट तो सेम रहेगा, सोल्यूट तो सेम रहेगा। अरे भैया XM भी छोड़ो, यहाँ पे सोल्यूट के N1 मोल्स थे, तो यहाँ पे सोल्यूट के मोल्स तो N1 ही रहेंगे। अपने पानी में लिक्विड ऐड कर दिया है, यहाँ पे अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया HCl था, ठीक है, 5 मोल थे,
तो जब आपने पानी ऐड किया, कुछ भी ऐड किया, तो बेटा HCl को थोड़ी छेड़छाड़ की। HCl तो अब भी उसमें 5 ही है, HCl के तो अभी भी उसमें 5 मोल्स ही हैं। तो मेरे को ये चीज़ समझ आई यहाँ से कि जब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ सर, ठीक है, डाइल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन ये सेम रहते हैं। बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू number of moles of solute after dilution। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है बेटा डाइल्यूशन का, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर है मेरे बच्चे? अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? अरे ये तो आता है। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स क्या होते हैं? अगर मैं मोलैरिटी की टर्म में लिख रहा हूँ, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स क्या आ गए मेरे? देखो, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो यहाँ पे बिफोर डाइल्यूशन क्या निकलेंगे? जो पहले की मोलैरिटी है, पहले की वॉल्यूम है M1V1, बाद में जो बाद की मोलैरिटी होगी डाइल्यूशन के बाद की, और जो बाद की वॉल्यूम होगी, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? डाइल्यूशन इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। इस पे एक क्वेश्चन भी है आपके पास। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29% W/W HCl स्टॉक सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, इतनी है। वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.4 मोलर HCl, ठीक है। अब मैं भी लिख रहा हूँ बेटा, जो चीज़ मेरे को क्वेश्चन पढ़ के समझ आई मैं वो लिख रहा हूँ, जो चीज़ आपको समझ आई एक बार वो लिखो, ठीक है। मेरे को पहली चीज़ ये समझ आई कि यहाँ पे मास परसेंटेज दी हुई है 29% HCl। यहाँ से मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन निकलती है? मास ऑफ HCl 29 ग्राम, है ना। और क्या निकलती है? मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। ये चीज़ मुझे गिवन है, यहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली। और क्या मेरे को गिवन है? वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, स्टॉक सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, मतलब कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम चाहिए टू प्रिपेयर 200 ml सॉल्यूशन, जिससे हम प्रिपेयर करेंगे 200 ml सॉल्यूशन, और जिसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 0.4 मोलर। मतलब ये मेरे को बाद वाली कंडीशन लग रही है ना। अगर मेरी इंग्लिश ठीक ठाक सी है तो मेरे को ये जो दी हुई है ये आफ्टर डाइल्यूशन की कंडीशंस हैं, है ना सर। इंग्लिश तो हमारी भी ठीक ठाक सी है, कोई नहीं, मिल के ठीक कर लेंगे सब कुछ।
तो ये देखो, वॉल्यूम ऑफ स्टोक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। स्टोक सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आ जाओ यहाँ पे, ये है ना स्टोक सॉल्यूशन। इसकी कितनी वॉल्यूम चाहिए कि बाद में इससे हम, ठीक है, इससे हम, ये स्टोक सॉल्यूशन हो गया, इससे हम 200 ml का सॉल्यूशन बना सके जिसकी मोलैरिटी कितनी हो 0.4। तो मतलब ये आफ्टर डाइल्यूशन वाली कंडीशन होगी। आफ्टर डाइल्यूशन वाली कंडीशन का मतलब M2 और V2 की आपको वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है? V2 की वैल्यू दी है 200 ml, और M2 की वैल्यू दी है 0.4 मोलर। ठीक है, पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ स्टोक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट V1। V1 हमसे पूछा है। अब डाइल्यूशन इक्वेशन क्या कहती है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अब सर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? हैं, आप ही देखो भाई, ये इक्वेशन लिख दी। M2 है, V2 है, V1 चाहिए। इसका क्या करें? मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए ही आपको इतना तामझाम दिया हुआ है। ये मास परसेंटेज दी हुई है ना। यहाँ से मास ऑफ HCl आ गया, मास ऑफ HCl आ गया तो मोल्स आ जाएंगे HCl के। सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी। मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब देखो इस इंफॉर्मेशन को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। अब मोलैरिटी निकालने का आपके पास दो मेथड है, ठीक है, मतलब मेरे को तो दिख रहे हैं। स्मार्ट आप होगे, कौन सा आप यूज़ करोगे? जैसे M1 क्या कहता है? M1 कहता है कि मेरे पास मास है HCl का, मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा HCl के, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल्स आ गए तो मैं मोलैरिटी निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगी? मास इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो ये रहा मेरा मेथड 1। ठीक, मेथड 2, मेथड 2 में सर हमें मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। क्या बात कर रहे हो, सही में? कौन सा? मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं, यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बार कर रहा हूँ। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने अपनी फॉर्मूला शीट बना रखी है और उसको आप रिवाइज कर रहे हो। क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो मेरे पास सीधी सीधी मोलैरिटी मैं निकाल रहा हूँ। मास परसेंटेज 29% है ना, 29.2%, इनटू डेंसिटी 1.25, 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोलर मास कितना? HCl, इसका आ जाएगा 36.5। इसका आ जाएगा 36.5। तो यहाँ से एक 10 ऊपर, यहाँ से 100 और एक 10 नीचे, इससे ये कैंसिल, ये कितना आएगा? 25, और ये आ जाएगा 73, 5 से काटने पे। अब 73, 292, 4 की टेबल पे जाएगा ये, तो 4 × 25/10, ये क्या आ गया? 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 10। मोलैरिटी आ गई 10। अब तो बहुत सिंपल है।
एक बार नोट से हो जाएं आपके। चलो, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो v1 यहाँ से क्या आ गया, m2v2 अपॉन m1। वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे क्या, m2 की वैल्यू 0.4, वॉल्यूम 200 अपॉन मोलैरिटी कितनी आई 10। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 8 ml, ठीक है। कितना आ गया 8 ml। तो हमें 8 ml सॉल्यूशन चाहिए 200 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसकी मोलैरिटी पहले जिसकी मोलैरिटी देखो, अब देखो देखो एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं आपको देता हूँ कि आपके पास मोलैरिटी m1 कितनी आई 10 मोलर, है ना। m2 कितनी करनी है आपको 0.4, और v2 कितनी हो गई थी 200 ml। और जब आपने v1 निकाली कितनी आई 8 ml। तो यहाँ से जब आप यहाँ गए आपने 192 ml ऐड किया है, ठीक है। और जब ये ऐड किया तो मोलैरिटी 10 से, कंसंट्रेशन 10 से कम होके कितनी रह गई 0.4 रह गई। तो यही तो बात है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐड करोगे वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, कम होगी, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो समझ आया ये, ठीक है ना। तो ऐसे हमारी डाइल्यूशन इक्वेशन काम करती है, ऐसे आप कर सकते हो। जाओ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस सोल्व करो, जितनी भी बुक है उड़ा दो भाई, और मेरे को आके बताओ सर हमारे कौन से टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। फिर देखते हैं। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक और मतलब आप ये लगा लो कि पावर है आपको क्वेश्चन सोल्व करने की। कैसे क्वेश्चन सोल्व करने की, क्वेश्चन में कोई मास वगैरह निकालना है, अमाउंट निकालना है ना, कितना कोई रिएक्शन हुई, कितना प्रोडक्ट बना, कितना रिएक्टेंट चाहिए, ये सब कैलकुलेशन के लिए मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक और मेथड है। जैसे आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट हमने किया था, पीओएसी हमने किया, है ना, परसेंटेज यील्ड भी हमने कैलकुलेशन के लिए ही की। अब ऐसे ही कैलकुलेशन का एक मेथड है कि कोई रिएक्शन हो रही है उसमें कौन सी चीज़ कितनी बनेगी, वो क्या कौन बताता है, हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई, मान लो ये कोई रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी गिव्स सी, तो ये एक रिएक्शन है। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हाँ बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट, किस टर्म में है ये, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस से रिलेट कर सकते हो, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है। ये कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ए के ग्राम इक्विवेलेंट सी के बराबर होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट बी के भी ग्राम इक्विवेलेंट सी के बराबर होंगे। मीन्स इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट रिएक्टेड, जितने भी रिएक्टेंट रिएक्ट करे हैं, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। मीन्स कहना क्या चाह रहे हो सर, देखो रिएक्शन लिखते हैं, जैसे बहुत बेसिक सी रिएक्शन लिखते हैं, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। बैलेंस करनी भी आपको आती है ना, कंबस्शन रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन का। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यहाँ पे कैसे लगाएंगे, कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट हैं, कितने प्रोडक्ट बने, दो प्रोडक्ट बने, तो इन सब के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, इन सब के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो, बस बात खत्म। मीन्स मैं कैसे लिख सकता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CH4
अब ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 reacted is equal to gram equivalent of CO2 produced is equal to gram equivalent of H2O produced. This is the law of equivalence. यही है हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. अब सर इसका करना क्या है वो मैं थोड़ी बताऊंगा, वो तो क्वेश्चन बताएगा. ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा भाई, वो क्वेश्चन बताएगा. ठीक है सर, इसका फायदा क्या है हमारे पास एक था तो है, लिमिटिंग रिएजेंट वाला करके निकाल लेते थे. अब कैलकुलेशन तो आपको ऐसे ही करनी है. अब यहाँ पे आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, आपको नहीं पता कौन सा जल्दी खत्म हो जाएगा. कैलकुलेशन किस हिसाब से करोगे? एक आता था ना सुंदर सा कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट. भूल गए सर? मतलब भूल नहीं गए, ये तो हमें याद ही नहीं रहा कि ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट भी आएगा अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो, है ना. उसी के लिए है ये. जो आपने पहले मेथड किया वहाँ पे आपको इक्वेशन भी बैलेंस करनी है, सब कुछ करना है. यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है. इक्वेशन बैलेंस हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उठाओ और ये लो चिपका दो. सर ये लो आपने फिर पहले क्यों नहीं बताया? जान के. ठीक है, जान के नहीं बताया कि भैया हथियार है ना, बढ़िया बढ़िया से अपने पत्ते छुपा के रखने चाहिए, बस वही है. तो यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट का, अच्छा सर ये तो बता दो, लिमिटिंग रिएजेंट तो निकालना ही पड़ेगा. और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको इक्वेशन तो बैलेंस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ होता है. बहुत बढ़िया भैया, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे. ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? रिएक्टेंट हैविंग लीस्ट ग्राम इक्विवेलेंट्स. तो ये लो, ये समस्या भी खत्म, है ना. बैलेंस वैलेंस भी कुछ नहीं करना, लिमिटिंग रिएजेंट सीधा आपको यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट से पता ही चल जाएगा. अब करना क्या है सर इसमें, वो तो यार क्वेश्चन बता देगा ना आपको क्या निकालने को दिया है. आप कुछ भी निकालने को आ सकता है, समझे? कुछ भी निकालने को आ सकता है. जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन लिखते हैं. बढ़िया सा मतलब बढ़िया सा, थोड़ा सा बढ़िया सा. कहते हैं वट मास ऑफ 50% CaCO3 will react to produce 136 gram of CaSO4 on reaction with excess H2SO4. ठीक है, क्लियर है कि कितना मास हमें चाहिए? 50% CaCO3 का मतलब उस रिएक्शन में CaCO3 50% ही कंज्यूम हुआ, 50% ही लगा. ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? CaCO3 प्लस H2SO4 क्या देगा? CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2. एक्चुअली बनता तो H2CO3 है, वो डिसोसिएट हो जाता है. ठीक है ना, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा. डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैटायन एनायन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे H2CO3 बनेगा और H2CO3 क्या हो जाएगा आपका? डिसोसिएट होके बना लेता है H2O और CO2. क्लियर है? अब सर इसको बैलेंस करना है, वैसे तो बैलेंस ही है, नहीं तो छोड़ो यार, क्या ज़रूरी है ना, क्यों एक और स्टेप करें. मास पूछा है, वट मास ऑफ CaCO3 ये रहा, विल प्रोड्यूस 136 ग्राम ऑफ CaSO4 ये रहा.
है ना। अब लिखने को तो आप सारी रामायण लिख सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। लिखते बोलते बोलते थक गया मैं, है ना। तो इन सबके ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम है। बात खत्म। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस किसने बताया मेरे को? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ने। ठीक है, मुझे किस पे अप्लाई करना है ये मेरी समझदारी है, आपको पता है, ये आपकी नॉलेज है। अप्लाई कैसे करना है वो आपकी समझदारी है। किस पे करूँ? ये चाहिए, इसको उठा लो। ये दिया है, इसको उठा लो। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4। हाँ जी सर, लिख सकते हो। अब ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले हैं। ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले लास्ट क्लास में बताए थे, जोन सा भी सूटेबल हो लगा दो। हमें मास निकालना है तो मैं मास वाला लगा देता हूँ यहाँ पे। मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अच्छा सर एक बात बताओ, यहाँ पे आपने मास वाला लगाया तो यहाँ पे भी आप मास वाला ही लगाओगे या मैं दूसरा लगा सकता हूँ? लगा सकते हो भाई, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो यार, फॉर्मूला है ना, ग्राम इक्विवेलेंट ही तो निकालने हैं, कुछ मर्जी लगाओ। लेकिन मैं थोड़ी सी समझदारी दिखाता हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मास दिया हुआ है तो इसलिए मैं मास वाला लगा रहा हूँ। मुझे नॉर्मेलिटी दी होती ना तो मैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी वाला लगा देता। ऐसा नहीं है, जो फॉर्मूला आप लेफ्ट हैंड साइड पे लगा रहे हो वही फॉर्मूला आपको उसी फॉर्म में आपको राइट हैंड साइड पे भी लगाना है ना। ठीक है। अच्छा ये मास, ये CaCO3 का है और ये हमारा CaSO4 का है। CaCO3 का हमें चाहिए, CaCO3 का हमें चाहिए, तो उसको रख लेते हैं। सर आप ऐसे लिखते हो CW, हमारे टीचर ना W यूज़ करते हैं। कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ आए। कई बार बच्चे रिवीजन नहीं करके आते, है ना यार, रिवीजन आप नहीं करके आते, दिक्कत हमें हो जाती है। अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ CaSO4 इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या ये CaCO3। तो भाई इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? भूल गए? मोलर मास पहले तो नोट सेव करो आपके, ठीक है, गड़बड़ होने वाली थी अभी। चलो, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास CaCO3, CaCO3 का एक मोलर मास कितना होता है? 100, n फैक्टर 2 कितना आया? 50। इक्विवेलेंट मास CaSO4, CaSO4 का कितना होता है? 136। सर आपको कैसे याद? पता नहीं कितने साल से पढ़ा रहे हैं यार, है ना। कर लो आप 20-50 क्वेश्चन सोल्व कर लो और याद कर लो। तो चलो जी, अब हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। 136 अपॉन 68 इंटू 50 कितना आ गया? 100। ठीक है, कितना आया है? 100। बट यहाँ पे कैच क्या है? बट मास ऑफ 50% CaCO3 रिएक्ट 50%, आधा ही रिएक्ट कर रहा है। मतलब ये तो वो है जो रिएक्ट किया है, ठीक है, विच रिएक्टेड। विच रिएक्टेड का मतलब सर, अरे जितना रिएक्ट करा, कितना रिएक्ट कर रहा है? 50% ही तो रिएक्ट कर रहा है। अगर ये 50% रिएक्ट कर रहा है, 100 ग्राम
रिएक्ट कर रहा है 100 ग्राम से 136। अरे देखो देखो देखो, फंस गए यहाँ पे। अब कुछ बच्चे इसी को आंसर मान रहे हैं, वो भोले भाले हैं, चिंटू पिंटू भाई। कह रहे हैं 50% ही रिएक्ट कर रहा है CaCO3 क्या बनाने के लिए, 136 ग्राम CaSO4 बनाने के लिए। अब 50% का मतलब हमें नहीं पता था, इसको करो डब्बे में बंद, हमें चाहिए था ये। इसको बताओ 136 ग्राम बनाने के लिए, ठीक है, ये कितना लगा, ये 100 ग्राम लगा, और ये 100 ग्राम क्या है, जस्ट 50% है। आपको कितना लेना पड़ेगा, हम्म, आप कितना लोगे भैया, 200 ग्राम लोगे, तभी उसका 50% क्या होएगा, 100 होएगा, और 100 रिएक्ट करेगा, 100 रिएक्ट कराना है ना, और 100 क्या है, 50 ग्राम है, 100 इज 50% ऑफ एक्स। बचपन में लेके चलते हैं, फाइंड एक्स, मैथ लगा लेना भाई, ये तो सोल्व नहीं कराऊंगा मैं, है ना। 100 50% है किसी का, तो किसका 50% है 100, किसका आधा है 100, 200 का, तो हमें 200 लेना पड़ेगा। ये आपका एक्चुअल आंसर है। तो लिख के आके कुछ नहीं निकल लोगे, ठीक है। तो अगर लिख के आओगे तो कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये कैच बोला हुआ है कि भैया 50% ही रिएक्ट कर रहा है। अगर आपने 100 ग्राम लिया तो वो तो 50 ही ग्राम रिएक्ट करेगा, और 50 ग्राम से तो 136 ग्राम CaSO4 नहीं बनने वाला। कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है बच्चे। तो ऐसे हमें यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो। सर मुझे यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं पता होता तो क्या मैं ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता, कर पाते यार, है भाई, कर पाते, बिल्कुल कर पाते। एक्स ग्राम ले लो, इसको एक्स ग्राम से, आपने पहले किया नहीं है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे आपको पता ही चल रहा है CaCO3 है, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है भाई, बैलेंस करके भी 1 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो आप उस वाले मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व कर पाते। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, ठीक है, मैंने आपको क्या दे दिया भैया, ऑप्शन दे दिया, आप जिस मर्जी से करो, जिस पे आपका कमांड है, जिस फॉर्मूले को आप अच्छे से यूज़ कर पाते हो, जिस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से यूज़ कर पाते हो, करो, ठीक है। जितने बढ़िया ऑप्शन हो उतना बढ़िया है, एक का कॉन्सेप्ट अगर हिल गया तो दूसरा काम आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो देखो, मोस्टली हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब आप कुछ ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है, किसी और के नोट्स देखो। इस चैप्टर को कराने का ना, ये मोल कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक है। इस चैप्टर को कराने का सबका तरीका अलग अलग है। अब मैंने आपको POAC कराया, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो कराते ही नहीं है ना, या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं कराते, या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस करा देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सबके नोट्स मैच करेंगे, है ना। इस चैप्टर में बच्चों में ना कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। सर मेरे दोस्त ने जो नोटबुक बनाई हुई है ना, उसमें फॉर्मूले ज़्यादा हैं, क्या करें भाई। इस चैप्टर को जज आप तब करोगे जब आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, ठीक है, बात खत्म। नंबर ऑफ फॉर्मूले कौन ज़्यादा करा रहा है, कौन कम करा रहा है, कोई मैटर नहीं करता, आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, बस मैटर ये है, ठीक है। मोस्टली चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक। अब एक चीज़ आपने पढ़ी थी, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज पढ़ी हुई है आपने। मास परसेंटेज किसी भी सब्सटेंस की अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास इनटू 100, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब इसी से रिलेटेड टर्म एक आती है बेटा, PPM, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पार्ट्स, पार्ट्स क्या हो सकते हैं, पार्ट्स बेटा कुछ भी हो सकते हैं, पार्ट्स मोल्स भी हो सकते हैं, पार्ट्स मास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिलियन, मिलियन में, मिलियन का मतलब क्या होता है,
10⁶। देखो यहाँ पे परसेंटेज था तो क्या आ रहा था, 100 आ रहा था। अब हमें 100 सॉल्यूशन में नहीं, मीन्स आपके पास सॉल्यूशन है, अगर हम ऐसे लिखें, आपके पास अब ये जो सॉल्यूशन है ना, अब ये 100 ग्राम नहीं है, ये आप कितने ग्राम में निकाल रहे हो, 10⁶ ग्राम में, ठीक है, 10⁶ ग्राम में। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10 ppm NaCl इन वाटर, तो इसका मतलब क्या है, ppm का मतलब भैया 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में, किसके सॉल्यूशन में, NaCl और वाटर के सॉल्यूशन में 10 पार्ट्स किसके हैं, NaCl के हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सॉल्यूशन बना, किसका बना, NaCl और वाटर का, इस NaCl और वाटर का कितना सॉल्यूशन बना, 10⁶। अब इस 10⁶ में NaCl के कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब क्या है, टुकड़े, कुछ भी हो सकता है भैया, 10 मोल हो सकते हैं, 10 ग्राम हो सकता है, ठीक है, एक्चुअल में तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, मास परसेंटेज का क्या बना था भैया, ये मास परसेंटेज ही है, लेकिन कितने सॉल्यूशन में, 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में। इवन पार्ट्स पर बिलियन भी आ सकता है, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, क्लियर है बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको शॉर्ट में हम ppm लिखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, जैसे मास परसेंटेज था, ये ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास इनटू 10⁶। क्या आ जाएगा, 10⁶, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो जो भी चीज़ आपको निकालनी है। सर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने लास्ट में कराया है, बिल्कुल छोटा सा इत्तू से बॉक्स में करा रहे हो, नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में अब आप निकाल लोगे, आपने इतना ये चैप्टर कर लिया है, 12 लेक्चर हो चुके हैं बेटा, 12 लेक्चर। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, इसको आप अच्छे से ना रिवाइज करो, फिर मैं आपको इसमें एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन दूंगा, इसके असाइनमेंट्स जब दूंगा, और आपके एनसीईआरटी वगैरह का तो अलग सेशन लेके सोल्व करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है मेरी साइड से। किसी को कोई डाउट है तो आके पूछ लो, 2 दिन में 3 दिन में आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, तब तक का आपके पास टाइम है, इस चैप्टर को कंप्लीट करो, ठीक है बच्चे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।